प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम थॉमस हॉब्स के बारे में जानेंगे। थॉमस हॉब्स के बारे में मुख्य रूप से हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जानेंगे। लेकिन सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में उनके जो विचार थे वो किन कारणों से इस प्रकार से बने या उन्होंने किस प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज जानते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। जो थॉमस हॉब्स थे, इनका जन्म इंग्लैंड में मालमेसबरी नामक एक जगह थी, उसमें 5 अप्रैल 1588 में हुआ था। ये जो मालबरी स्थान है या मालमेसबरी जो स्थान है इंग्लैंड में, इस इंग्लैंड में स्पेन के साथ उस समय बहुत भीषण युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध को आर्मेडा का युद्ध कहा गया। यह भी कहा जाता है कि 5 अप्रैल 1588 को जब समय से पूर्व हॉब्स का जन्म हुआ तो हॉब्स ने खुद कहा अपने बारे में बड़े होने पर कि उस समय दो व्यक्तियों ने जन्म लिया, एक था मैं और दूसरा था भय। क्योंकि थॉमस हॉब्स का जन्म युद्धकालीन परिस्थितियों में हुआ, सर्वत्र युद्ध व्याप्त था, भय का माहौल व्याप्त था, इसलिए उसकी माँ ने उसका जन्म समय से पूर्व कर दिया या समय से पूर्व ही थॉमस हॉब्स का जन्म हो गया। इसी कारण जो थॉमस हॉब्स था उसने अपनी जो तत्कालीन परिस्थितियां देखी, बचपन में जो देखा इंग्लैंड में, वहाँ की तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता, वहाँ अराजकता का जो माहौल था, उन सबको देखकर ही थॉमस हॉब्स ने अपने विचारों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बाद में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अपने जीवन के बारे में स्वयं थॉमस हॉब्स कहते हैं कि आर्मेडा के जो वर्ष था, जो युद्ध था 1588 का टाइम जो था, उस आर्मेडा के युद्ध में उसकी माता ने, उसकी जननी ने 2 जुड़वा व्यक्तियों को जन्म दिया। एक था स्वयं वह यानी कि थॉमस हॉब्स और दूसरा था भय। जो थॉमस हॉब्स था उन्होंने गणतंत्र की जो राज्य परिषद थी उसके बारे में, जो निवास करने वाली राजाज्ञा थी या जो राजा थे उसकी जो विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर पाबंदी लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की इजाज़तों के बारे में उल्लेख किया है अपने सिद्धांत में। जो थॉमस हॉब्स था उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियाथन। लेवियाथन में उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, क्योंकि जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने अपने जन्म के पश्चात पूरे इंग्लैंड में राजनीतिक अराजकता देखी और इंग्लैंड को एक शक्तिशाली बनाने के लिए, इंग्लैंड में पुनः शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र की स्थापना करने के लिए जो हॉब्स था उसने शक्तिशाली राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का विचार अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्रतिपादित किया। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद गणतंत्र का भी पतन हो गया। जो यूरोपीय, हम एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, यूरोपीय इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था उस समय। तो क्रॉमवेल की जैसे ही मृत्यु हुई उसके बाद जो वहाँ का ब्रिटिश गणतंत्र था, जिसको हम इंग्लैंड का गणतंत्र कह रहे हैं, उस गणतंत्र का पतन हो गया और लगभग 1600 ईस्वी में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई और इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय को राजा के रूप में चुना गया, अर्थात राजपद पर उनको स्थापित किया गया। जो चार्ल्स द्वितीय था वो हॉब्स का शिष्य भी रहा है, क्योंकि वो जो प्राचीन काल था, अतीत में फ्रांस के निर्वासित युवराज के रूप में हॉब्स का शिष्य भी रहा था। इसलिए संपूर्ण राजनीतिक स्थिति जो थी वो हॉब्स के अनुकूल बनती चली गई। चार्ल्स द्वितीय क्योंकि हॉब्स का शिष्य था, जो हॉब्स था वो चार्ल्स का गुरु था, इसलिए चार्ल्स ने हॉब्स का बहुत आदर किया और उसके लिए 200 पाउंड रुपए की वार्षिक पेंशन जारी की, अर्थात 200 पाउंड वार्षिक रूप से उनको थॉमस हॉब्स को पेंशन दी जाने लगी। थॉमस हॉब्स 91 वर्ष तक जीवित रहे और 1679 में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ 1588 में उनका जन्म हुआ और 1679 में लगभग 91 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने जन्म से ही राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता, अराजकता का दौर देखा और गृह युद्ध की स्थिति देखी। और सबसे पहली चीज़ जो उनके जीवन में जन्म लेते ही घटना घटी, आर्मेडा का युद्ध 1588, उससे उनके चिंतन पर बहुत गहरा असर पड़ा और व्यापक प्रभाव उसका दिखाई दिया। इस अर्थ में अगर हम कहें कि थॉमस हॉब्स बहुत ही भाग्यशाली था, उसके जीवन के अंतिम वर्ष तक राजनीतिक स्थायित्व की छाया बनी रही और उसकी जो आकांक्षा थी निरंकुश राजतंत्र की वो सफल भी। हॉब्स ने अपने जीवन काल में एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसे लेवियाथन के नाम से जाना जाता है। लेवियाथन को उन्होंने 1651 ईस्वी में लिखा। इससे पूर्व भी उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, लेकिन वो इतनी अधिक लोकप्रिय नहीं हुई। हॉब्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। डी सिविल या नागरिक, ये उन्होंने 1642 में लिखी।
उसके बाद उनकी जो दूसरी रचना थी वो थी लेवियाथन, 1651 में लिखी उन्होंंने। तीसरी डी को ओरे पॉलिटिको, ये 1650 में। चौथी रचना थी डी होमिनी, 1659 ईस्वी में। ए डायलॉग ऑन दी सिविल वॉर्स, ये और एलिमेंट्स ऑफ द लॉ, 1640 में ये पुस्तक की हॉब्स ने लिखी। अब जो थॉमस हॉब्स थे उनकी तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तक आप जान चुके हैं कि जो थॉमस हॉब्स था उसका जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ था, अर्थात ब्रिटेन में, जिसको हम आज ब्रिटेन कहते हैं या इंग्लैंड कह सकते हैं। इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ था और उन्होंने जो राजनीतिक अस्थिरता देखी उसका जो वर्णन किया उसके बारे में जान लेते हैं। थॉमस हॉब्स के युग में राजा और संसद के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता का तीव्र संघर्ष हुआ और इंग्लैंड में गृह युद्ध तथा समाज में अव्यवस्था और अराजकता फैलने लगी। गृह युद्ध आप समझ सकते हो, राजा और संसद के बीच सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए कि श्रेष्ठ कौन है, राजा श्रेष्ठ है या संसद श्रेष्ठ है, जो हम पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और इस दुर्दशा के कारण हॉब्स ने माना कि राजा व संसद के बीच संप्रभुता को विभाजित करने में भूल की गई थी, अर्थात संप्रभुता केवल एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। दो क्षेत्रों में या दो भागों में संप्रभुता का बंटा होना राज्य की स्थिरता के लिए हानिकारक साबित होता है। थॉमस हॉब्स ने देखा कि जो राजनीतिक दुर्दशा है इंग्लैंड की, उसका अंत तभी हो सकता है जब इनमें से किसी एक को, राजा को या संसद को, पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता प्रदान की जाए। यहाँ प्रभुसत्ता का अर्थ शासन करने की शक्ति से है। प्रभुसत्ता अर्थात शासन करने की वो शक्ति जिसके आधार पर पूरे देश का शासन चलता है। थॉमस हॉब्स ने अपना निर्णय राजा के पक्ष में दिया, अर्थात उसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की और उसका समर्थन किया। थॉमस हॉब्स संसद के पक्ष में नहीं थे। थॉमस हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक रूप भी दिया तथा वैज्ञानिक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। हॉब्स के अनुसार राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण और राजनीतिक अवधारणा, मूल्यों व नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। इसमें उन्होंने माना है कि जो समस्त सृष्टि का मूल तत्व है वह चेतना को नहीं मानकर पदार्थ को मानता है, अर्थात जो आधारभूत पदार्थ है, जिस प्रकार से हम हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य है, वो उस सृष्टि का मूल तत्व है। अतः जो दैवीय चीजें हैं या सुखवादी विद्वान हैं और समस्त ज्ञान का आधार जो होता है वो इंद्रियों की अनुभूति को मानते हैं। इस प्रकार से हॉब्स का कथन था कि समस्त सृष्टि का जो मूल है वो व्यक्ति है या पदार्थ है और व्यक्ति के कल्याण के लिए ही राजा को कार्य करना चाहिए। जो थॉमस हॉब्स है उनके वैज्ञानिक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, जिसको जान लेते हैं। हॉब्स ने वैज्ञानिक गैलीलियो के समान ही सृष्टि का जो मूल तत्व है, मूल कण है, उसमें उसे माना है कि वो स्वयं में गतिशील भी है। जिस प्रकार से मनुष्य है वो स्वयं गतिशील होता है और सभी परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। विभिन्न कणों की जो गति होती है, जो व्यक्तियों का विकास होता है, उनमें अंतर होता है और प्रायः जो पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन, निर्माण, विनिमय, वितरण या जो उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन सब में भी अंतर पाया जाता है। लेकिन किसी भी पदार्थ को हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में विद्यमान है, अपितु वे सभी पदार्थ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, यदि वो कहे कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपना सभी कार्य स्वयं कर सकता हूँ, तो वो संभव नहीं है। भले ही वो अपने आप में एक मूल तत्व है, मूल कण है, उस व्यक्ति को सदैव दूसरे व्यक्तियों पर या समाज के ऊपर निर्भर रहना ही पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो कण है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है, वे एक दूसरे पर परस्पर अंतः संबंधित रहते हैं। और यही कारण है जिसके कारण परस्पर जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, संरचनाओं में परिवर्तन होते हैं। जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, प्रजातंत्र है, या विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं विकसित होती हैं या बनती हैं, मिटती हैं, सिमटती हैं, उन सब में सदैव परिवर्तन होता रहता है। हॉब्स ने गैलीलियो का यहाँ दूसरा विचार भी लिया और उन्होंने माना कि व्यक्ति स्वयं पदार्थ से निर्मित एक पिंड मात्र है और ये भौतिक यंत्र है और इसका संचालन भी भौतिक जगत के यांत्रिक नियमों के अनुसार ही होता है। वस्तुतः हॉब्स व्यक्ति शरीर को एक संवेदनशील भौतिक मशीन मानता है और उसके अनुसार जो व्यक्ति का शरीर है, जो कार्य प्रणाली है, वो सभी कार्य कर सकता है। जो मशीन होती है उसमें मशीन का जो मेन पुर्जा होता है, इंजन होता है, उसी से पूरी मशीन कार्य करती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति रूपी मशीन है उसमें व्यक्ति के शरीर में हृदय का मुख्य स्थान होता है और हृदय
की एक विशिष्ट गति होती है जो व्यक्ति को सदैव जीवित रखती है और उसको सही या गलत कार्य करने से रोकती है। तीसरी जो विशेषता है वैज्ञानिक भौतिकवाद की, वो है व्यक्ति आत्मरक्षा की मूल भावना से सदैव प्रेरित होता है और उस पर आने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकटों से वह भयभीत भी होता है। इसलिए उस व्यक्ति को सदैव शक्तिशाली बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्तियों के बीच जो संघर्ष होगा वो समाप्त होगा और जो व्यक्ति होगा वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शक्तिशाली होगा, साथ ही साथ वो पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रख सकेगा और इसके लिए एक निरंकुश राजतंत्र का होना आवश्यक है। हॉब्स ने मनुष्य को मूलतः स्वार्थी भी और अहंकारी भी माना है। इसका एक कारण है क्योंकि हॉब्स ने माना है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने लिए सबसे पहले आत्मरक्षा, शरीर की रक्षा करना सर्वोपरि गुण मानता है और इसी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति के कारण जो व्यक्ति होता है उसमें कुछ भावनाएं जन्म लेती हैं, जिसमें भय की भावना होती है, शक्ति अर्जन की भावना होती है, साहस की भावना होती है, संघर्ष की भावना होती है। इसके अलावा आवेश की कुछ भावनाएं जन्म लेती हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करने के लिए स्वार्थी और अहंकारी बन जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम थॉमस हॉब्स की जो मानव प्रकृति की अवधारणा है उसको जान लेते हैं। मनुष्य के बारे में थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है। हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो या स्वयं को जानो, अर्थात व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए कि वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और जो करेगा उसका भविष्य में परिणाम क्या होगा। जो थॉमस हॉब्स है उसने डी कोरेपोरे पॉलिटिको और लेवियाथन में जो पुस्तकें हैं ये दोनों उनकी मानव प्रकृति संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। हॉब्स के अनुसार जो मानव प्रकृति है वो एक तरह से डरा हुआ व्यक्ति होता है। प्रकृति के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य के अंदर भय या आलसीपन या जंगली अवस्था या असभ्यता उसको प्रदान की, लेकिन मनुष्य ने अपनी परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन किया। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसकी कठिनाइयों से बचने के लिए मनुष्य ने अपने लिए एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के जो आधारभूत दोष होते हैं उसे व्यक्ति असामाजिक प्राणी बनकर समाज के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इन दोषों को दूर करने के लिए हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के आधार पर मनुष्य के जो मानव स्वभाव है उसकी व्याख्या की और बताया कि जो मानव था वो प्राकृतिक अवस्था में एक जंगली पशु के समान था, एक बर्बर पशु के समान था, क्योंकि उस स्थिति में मत्स्य न्याय की स्थिति विद्यमान थी। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है बड़ी मछली सदैव छोटी मछली को खाती है, अर्थात शक्तिशाली की ही विजय होगी। और थॉमस हॉब्स ने मानव जो स्वभाव की व्याख्या की वो इसी प्राकृतिक अवस्था के आधार पर की। उसने बताया कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें क्योंकि व्यक्ति है और व्यक्ति का कोई समाज नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति शक्तिशाली होगा वही प्रकृति में जीवित रहेगा, शक्तिशाली की ही विजय होगी। ऐसी स्थिति में सभी मनुष्यों में भय व्याप्त नहीं होगा, बल्कि वो अपनी रक्षा के लिए एक बर्बर और जंगली पशु के समान अपना आचरण करेंगे। अर्थात जो शक्तिशाली होगा वही प्राकृतिक अवस्था में जीवित रहेगा और जो प्राकृतिक अवस्था में वो जीवित रहेगा वही व्यक्ति बाद में राजा बनेगा। जो सामाजिक और प्राक राजनीतिक अवस्था है उसके बारे में भी हॉब्स ने कहा है कि जो मनुष्य होता है वो प्रायः स्वार्थी और अहंकारी प्राणी होता है और उसका एक ही कार्य होता है कि वो निरंतर शक्ति को संग्रहित करता रहे, शक्ति को एकत्र करता रहे और शक्तिशाली बनने का निरंतर प्रयास करे। और यदि व्यक्ति परस्पर शक्ति संघर्ष रहेगा और दूसरे जो दूसरे लोग होंगे उनको पराजित करेगा तो शक्ति को प्राप्त करेगा और राजतंत्र के रूप में, निरंकुश राजतंत्र के रूप में वो स्थापित होगा और जनता पर शासन करेगा और संप्रभुता उसमें निवास करेगी। संप्रभुता अर्थात शासन करने की शक्ति शक्तिशाली व्यक्ति में ही होगी। थॉमस हॉब्स ने तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति पर भी अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। हॉब्स के अनुसार मानव की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो आत्मरक्षा करने की होती है। इस पर हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि व्यक्ति पहले अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, उसके बाद वो अन्य कार्य को करता है और इसी आत्मरक्षा की प्रवृत्ति के कारण वो परस्पर स्वार्थ की भावना रखता है, अहंकार उसमें जन्म लेता है, शक्ति, छल, भय से युक्त व्यवहार करने के लिए वो व्यक्ति विवश होता है। और यही कूटनीतिक प्रवृत्ति भी है कि यदि व्यक्ति को शक्तिशाली बनना है तो सामने वाले को सदैव कमजोर रखना चाहिए। और इस आधार पर, इस प्रकृति के आधार पर जो थॉमस हॉब्स था उसने व्यक्ति में स्थायी रूप से तनाव, संघर्ष और युद्ध की स्थिति को देखा और यह स्थिति होना स्वाभाविक भी है। यदि हमारे सामने वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो दूसरा व्यक्ति स्वभावतः स्वयं ही मनोवैज्ञानिक रूप से तनाव में आ जाएगा। हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें प्रत्येक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति के साथ सदैव युद्ध करता रहता था और जिसके कारण शक्तिशाली की विजय ही होती थी। थॉमस हॉब्स ने नागरिक नैतिकता का अभाव के बारे में भी अपनी कुछ विचार व्यक्त किए हैं। थॉमस हॉब्स मानता है कि मनुष्य स्वभाव से एक असामाजिक प्राणी है। आपको यहाँ एक बात याद रखनी होगी, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और थॉमस हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। असामाजिक इसलिए क्योंकि हॉब्स ने व्यक्ति को इतने अधिकार दिए कि वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करे, वो युद्ध करे तथा समाज में शक्तिशाली बन करके अन्य लोगों का दमन करके उन पर निरंकुश राजतंत्र के रूप में, निरंकुश शासक के रूप में शासन करे। अर्थात नागरिकों में नैतिकता का अभाव होना स्वाभाविक ही है। जो थॉमस हॉब्स थे वो सामान्य हित की धारणा के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा वही न्याय कर सकता है और ऐसी स्थिति में ही सार्वजनिक न्याय की प्राप्ति हो सकती है। थॉमस हॉब्स ने न्याय का अभाव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार न्याय की जो कानूनी अवधारणा है उसको स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात न्याय को केवल कानून के आधार पर ही माना जा सकता है और कानून वही होगा जो हमारा संप्रभु निरंकुश राजतंत्र का समर्थक या निरंकुश राजा शासक जो कहेगा वही कानून होगा। प्राकृतिक अवस्था में या प्रकृति की अवस्था में राज्य था ही नहीं, अराजकता थी, युद्ध था, भय था, माहौल बहुत बुरा था। ऐसी स्थिति में कानून हो भी नहीं सकता। इसलिए जो उस समय की व्यवस्था थी वो न्याय रहित अवस्था थी। थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो न्याय की कल्पना अगर हम करते हैं तो उसके लिए कानून न्याय होना चाहिए और कानून न्याय हमें उपलब्ध करा सकता है केवल निरंकुश राजा, अर्थात राजतंत्र में जो राजा होगा वही न्याय उपलब्ध करा सकता है और वो न्याय कानूनी न्याय होगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।